Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and today I warmly welcome each one of you to a mega transmission of ICC Champions Trophy 2025. We call it Jeet Ki Jang. Janab, with me in the studios, I've been joined by my co-presenter, Mr. Hamza Shafiq. Assalamu alaikum. Good afternoon. वालेकुम अस्सलाम. सारा कैसी हैं? I'm all well और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब हमारी सेट पे फैमिली कंप्लीट होती है. So जनाब हम बात कर रहे हैं फॉर्मर टेस्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, commentator, analyst Salman Butt is here with us. Assalamu alaikum. Good to have you. Assalam. Thank you very much. सलमान भाई, एक दिन रह गया चैंपियंस ट्रॉफी कंक्लूड होने में. फाइनल मैच न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया. कल का दिन जो है, दोनों टीमें तगड़ी हैं और कल का दिन आपके नज़दीक किसके नाम होने वाला है कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, ऑन पेपर बात की जाए, थ्रू आउट द टूर्नामेंट बात की जाए, तो मेरा ख्याल अभी तक जो है वो भारत जो है वो लीड करता दिखाई दे रहा ओवरऑल टूर्नामेंट. देखिए, सिंपली बिकॉज के जो न्यूजीलैंड है या बाकी कंट्रीज़ हैं वो बैक एंड फ्रो जाते रहे हैं और उन्होंने दो कंडीशंस के लिए अपनी आउटफिट को मेंटेन करना था. इंडिया का ये है कि उन्होंने एक ही जगह पर डेस्टिन्ड है, एक ही तरह की कंडीशन को डील करने के लिए उन्होंने एक बहुत बेहतरीन टीम तश्कील दी और वो आई थिंक वहाँ पर इंडिया को एडवांटेज है, इसमें कोई शक नहीं है, क्लियर एडवांटेज है. लेकिन इसी के साथ साथ आई थिंक ये फाइनल के अंदर टूर्नामेंट की दो बेहतरीन टीम्स पहुंची हैं जिन्होंने सबसे अच्छी क्रिकेट खेली है, जिनकी कंपोजिशन सबसे अच्छी थी, जिनकी टीम सिलेक्शन सबसे अच्छी थी और एग्जीक्यूशन भी बेहतरीन रही है. सो आई थिंक क्रेडिट टू बोथ द टीम्स और इंडिया को बिकॉज दे आर प्लेइंग इन दोस कंडीशंस जहाँ पर बॉल स्पिन होता है, ठीक है, बॉल बहुत तेज़ नहीं निकलता, इतना बाउंस नहीं है, तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज है उनको क्योंकि ये वाली ही कंडीशंस तकरीबन इंडिया में भी वो दे आर यूज्ड टू इट एंड दे हैव गॉट 4 आउटस्टैंडिंग स्पिनर्स. तो मेरा ख्याल है कि क्लियर एडवांटेज है उनको, लेकिन न्यूजीलैंड को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते. और जहाँ न्यूजीलैंड की बात हो रही है वहाँ पे जो उनके हाईएस्ट विकेट टेकर हैं इस टूर्नामेंट के, अगर हम बात करें मैट हेनरी की, वो अभी तक इंजर्ड है. अभी तक न्यूज़ यही है कि ही माइट नॉट प्ले. सो सलमान, ये कितना स्टेप बैक हो सकता है फॉर द टीम न्यूजीलैंड? हाँ, देखिए, बहुत अच्छा नया बॉल किया उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में. विकेट्स लिए अप फ्रंट और इकोनॉमिकल स्पेल्स किए और जब वो डेथ बॉलिंग भी करते हैं तो वहाँ पर भी आके इज़ वेरी इफेक्टिव. स्लो बाउंसर्स के साथ, वेरिएशंस के साथ जो है वो काफ़ी ट्रबल कॉज करते हैं टू द ऑपोजिशन. सो आई थिंक हिज एब्सेंस वुड टेस्ट अनदर यंगस्टर. लेकिन हमने देखा है कि न्यूजीलैंड हैव बॉयज़ जो आते साथ ही वो ऐसे एडजस्ट करते हैं कि लगता नहीं है कि कोई नया बंदा आया है अंदर. सो वी शैल सी कि क्या होता है, लेकिन डेफिनेटली एक्सपीरियंस का कोई कैरन एमल बदल तो नहीं होता और आई थिंक हेनरी इफ ही डजंट प्ले विल बी अ ब्लो टू न्यूजीलैंड. अच्छा सलमान भी, हमने देखा कि न्यूजीलैंड की टीम जो है ना वो कोई भी कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को वहाँ पे अडैप्ट कर लेती है, अपने उस तरह से यूज्ड हो जाते हैं. ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान में वो बचपन से खेलते रहे, जिस तरह से वो पाकिस्तान की कंडीशंस को बहुत अच्छा. तो आप समझते हैं कि न्यूजीलैंड जो है वो दुबई की कंडीशंस को भी उसी तरह अडैप्ट कर लेगा जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट खेली? देखिए, पाकिस्तान की जो कंडीशन है उसमें अडेप्टेबिलिटी वाला कुछ है ही नहीं. अच्छा, वेदर इतना अच्छा था इन दिनों में, पिचेस जो है वो ट्रू हैं, बॉल बल्ले पे आती है, बॉल ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती ना एयर में ना ऑफ द पिच, स्पिनर्स को इतना स्पिन नहीं मिलता. तो यही समझिए कि आप तकरीबन सीमेंट पे खेल रहे हैं, ठीक है. तो पाकिस्तान में कोई एडजस्टमेंट इतनी होती नहीं. दुनिया की किस टीम को प्रॉब्लम हुई है? इंग्लैंड ने आके 350 कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने चेस कर दिया, अफगानिस्तान ने 325 कर दिया, 30 पे 3 आउट होके भी. तो किसको प्रॉब्लम हुई है पाकिस्तान में एडजस्ट होते हुए? ये तो एडजस्ट तो वहाँ होना पड़ता है जहाँ पर पिच थोड़ा डिफरेंटली रिएक्ट करे, जहाँ पे पिच ही ट्रू हो. कुछ पिचेस सारी दुनिया में ऐसी हैं कि वहाँ पे कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती. अगर आप इंडिया में खेल रहे हैं और एक कह लें कि अच्छे बैटिंग पिच पे खेल रहे हैं तो फिर अच्छा बैटिंग पिच है. ऑस्ट्रेलिया गए हैं आप और अगर आप सिडनी एडिलेड में खेल रहे हैं जहाँ पे बाउंस थोड़ा नॉर्मल है, बाकी जगहों की निस्बतन कम है, तो दे बिकम गुड बैटिंग पिचेस. तो फिर कोई इतना एडजस्टमेंट का फ़र्क नहीं पड़ता. इंग्लैंड में अगर ओवल में खेल रहे हैं, बेस्ट बैटिंग ट्रैक है. सो ये पाकिस्तान में तो बहुत रेयर होता है कि बैटिंग ट्रैक के अलावा कुछ वनडे में आपको मिल जाए, बहुत ही रेयर होता है, कभी मुझे याद ही नहीं पड़ता ऐसा हुआ. सो आई थिंक कि पाकिस्तान में एडजस्ट करना जो है ना, ये हमने कुछ अल्फाज है जिनको ओवर यूज़ करना शुरू कर दिया. यानी कि हमारे लड़के अब उनको किसी ने एक्लेमेटाइजेशन सिखा दिया तो वो हर जगह पे एक्लेमेटाइजेशन लगानी शुरू हो गए कि हम एक्लेमेटाइज हो रहे हैं. ओ भैया, आप ग्लोबल एथलीट्स हैं, आपने सारी दुनिया में 25 टूर कर लिए हैं, अभी भी आपने एक्लेमेटाइज होना है. यू शुड
यू नो आपको पता होता है आप किधर जा रहे हैं, वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं उन चीज़ों के लिए, और आपकी अडेप्टेबिलिटी, बिकॉज इट्स अ गेम ऑफ मसल मेमोरी, इट स्विच ऑन वेरी क्विकली। लेकिन ये तो अब ऐसे लगता है कि एक बहाने के तौर पे चीज़ इस्तेमाल होनी शुरू होगी कि जो यूज्ड टू हो रहे हैं, मुझे क्लेमेटाइज हो रहा है, बस वो पहली दफ़ा होता है। ये नहीं होता कि हर दफ़ा आप क्लेमेटाइज होना शुरू हो जाए। कि सचिन रविंद्रा जब भी इधर आते हैं अच्छा खासा स्कोर करके चले जाते हैं। वो इंडिया में उसने 300 किए हैं, विलियमसन रन्स पे रन्स किए जा रहा है, ठीक है, और कितने प्लेयर्स हैं, वो ब्रेसवेल जो है वो इन पिचों के ऊपर जिस तरह की वो बॉलिंग करे विदाउट टर्न, लाहौर में कितना टर्न उन्हें मिल रहा था, लेकिन वो हमारे स्पिनर्स की निस्बतन जो है वो मुश्किल बॉलिंग की है उन्होंने। बिल्कुल ठीक है जी। मीनवाइल हमें आकिब कुरैशी स्पोर्ट्स रिपोर्टर हमारे उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। वेलकम टू द शो आकिब। आकिब आपसे आगे चल के शो में पूछेंगे ये जो कल से सोशल मीडिया पे चल रही कि शाहीन अफरीदी को 4 बॉलों पे 4 छक्के पड़ गए अब्दुल समद से, इसमें कितनी सदाकत है, और ये भी कहा जा रहा है कि जनाब वो कमर दर्द का बहाना करके बाहर चले गए। इस पर मजीद भी आपसे बात करते हैं, हमारे साथ ही रहेगा। अच्छा सलमान भाई, ये जो स्पिनर्स की बात की जा रही, कीवीज के पास प्रॉपर 2 स्पिनर्स हैं और मुसलसल वो मैचेस खेल रहे हैं, तो आप समझते हैं कि अब उनको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी इन दुबई कंडीशन हो सकती है, मुसलसल एक तो मैचेस खेलना प्लस इस तरह के बड़े मैच में बिग प्रेशर है, उसको हैंडल करने में कहीं ना कहीं उनको मुश्किलात हो सकती हैं? वेल अभी तक कोई ऐसे साइंस नहीं है कि वो कोई थक गए हैं, टायर आउट हो गए हैं, या उनकी लाइन लेंथ खराब हुई है। इवन इन द केस ऑफ गेटिंग अटैक्ड बाय बैटर्स, जो कि इंडिया के प्लेयर्स उन्हें इधर दुबई में अच्छा खेले थे, लेकिन कोई ऐसी मार नहीं पड़ी कि आप कहीं और बड़ा मारा है इनको, ठीक है। आई थिंक दे हैव बोल्ड वेल। हाँ, अगर उनके पास इस तरह की एक और तीसरी ऑप्शन होती तो शायद वो उसको भी खिला देते यहाँ पर, लेकिन क्योंकि वो नहीं है स्पेशलिस्ट तीसरा स्पिनर, तो 2 स्पेशलिस्ट और तीसरे ग्लेन फिलिप्स, वो ये तीनों को यूज़ करते हैं बीच में, और साथ उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं, आप देखिए कि इन पिचेस के ऊपर जो अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, अब हाईएस्ट विकेट टेकर कौन है? फास्ट बॉलर है। यस, ठीक है। शामी ने आउट किए हैं दुबई में, 5 भी किए, हर मैच में आउट किए, क्रूशल विकेट्स लिए हैं। Exactly. तो जो अच्छे बॉलर्स होते हैं या अच्छे प्लेयर्स होते हैं, बैटर्स होते हैं, वो उनको कंडीशंस की मुताजी नहीं होती, वो उसके ऊपर इतना रिलाय नहीं कर रहे होते कि अगर कंडीशन मेरी है तो मैं कुछ करूंगा। वो बड़े प्लेयर, टॉप प्लेयर्स होते इसलिए कि उन्हें हर कंडीशंस के अंदर अडेप्ट करना आता है, उसके अंदर परफॉर्मेंस का रास्ता ढूंढना आता है। कल भी हमने इसके ऊपर बात की, लेकिन देखिए एक ही टीम में 2 अलग-अलग बयानात, पूरी दुनिया भी कह रही है। मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करती हूँ कि ये अभी वक्त नहीं है बात करने का कि जी आप वहां पे क्यों खेल रहे हैं, ये बातें पहले होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी एक गौतम गंभीर साहब आके बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, हमें कोई एडवांटेज नहीं है, हमारे लिए भी कंडीशंस उतनी ही स्ट्रेंज है जैसे किसी और टीम के लिए। लेकिन उसी टाइम पे मोहम्मद शामी आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमें बिल्कुल एडवांटेज है। सो सलमान, ये एक ही टीम में 2 अलग-अलग बातें, दोनों का एक कॉन्ट्रास्ट है। वेल अब हर एक का अपना अपना ओपिनियन है, क्या कह सकते हैं। क्लियर एडवांटेज है, सबको पता है, उनके अपने प्लेयर्स को पता है, और कोच ने एडवांटेज से तो बात ही नहीं की है, वो तो इस तरफ लेगा कि जी जिधर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो कंडीशन इस कंडीशन से फ़र्क है, तो ठीक है, इससे फ़र्क है, लेकिन ये वो कंडीशन है जिसके ऊपर आप यूज टू हैं घर से, जहाँ पे स्पिनर्स को कंडीशंस फेवरेबल होती हैं। और जो आईसीसी एकेडमी है, वो तो जब हम लोग पीएसएल में वो तो ट्रेनिंग पे गए थे, उसकी जो प्रैक्टिस पिचें हैं वो तो मतलब कोई प्रॉपर गंदी पिचें हैं। गंदी पिचों से मुराद है कि दे आर अनइवन, ठीक है, यहाँ पे अनयूजुअल मूवमेंट है, और वो प्रॉपर प्रिपेयर्ड नहीं थी तब जब हम गए थे। आई डोंट नो वो बारिशों की वजह थी या कोई मसला था, और अगर अभी भी वो कह रहे हैं कि वो कंडीशन इससे नहीं मिलती, तो देन आईसीसी हैज़ टू लुक एट देयर क्यूरेटर्स कि वो कैसी पिचें तैयार कर रहे हैं। लेकिन इट डज़ नॉट टेक अवे कि जी इंडिया को जो स्पिन और ड्राई और सफ़ेद पिचें हैं उसके ऊपर एडवांटेज नहीं है। यू आर गोइंग इन विद 4 स्पिनर्स, ठीक है, यू हैव दिस लग्जरी ऑफ हैविंग 4 एक्सीलेंट स्पिनर्स। तो जब आपको कोई ऐसी कंडीशन दुनिया में मिलेगी जहाँ पे चारों स्पिनर्स करामद हों, तो वो एडवांटेज इंडिया होगा ना, इसमें ना मानने वाली या बुरा मानने वाली क्या बात है। तो ये तो इंडिया भी मान रहा है। कल मैं प्रोग्राम करा था, विक्रांत गुप्ता भी कह रहे थे कि जी है हमें एडवांटेज, क्लियर एडवांटेज है। सो इसमें कोई मतलब ये अनडिनाइबल चीज़ है। आई डोंट नो उन्होंने क्या बात की है। बहरहाल, अच्छा सलमान भी, चूंकि फाइनल मैच है, तो अगर दोनों कप्तानों की बात की जाए, कंपैरेटिवली मिचेल सेंटनर यंगर कैप्टन है देन रोहित शर्मा, इनको केन विलियमसन, टॉम लैथम की स्पोर्ट है, उधर से विराट कोहली की स्पोर्ट और 1-2 और सीनियर प्लेयर है। तो आप समझते हैं प्रेशर गेम है, क्योंकि न्यूजीलैंड वो वाही टीम है जो कि एक तो ऑस्ट्रेलिया को हराना और भारत को भारत में हराना खासा मुश्किल है। न्यूजीलैंड ने ये काम किया हुआ है, तो ये कोई प्रेशर होगा यंग कप्तानी का? मिचेल सेंटनर इतने भी यंग नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली यंग है। देखिए अभी तक तो उन्होंने कोई साइंस शो नहीं किए, बल्कि सेमीफाइनल के अंदर कप्तान ने ही टॉप ब्रेक थ्रूज दी जो मैच जीता उन्होंने। सो आई थिंक ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस कैंपेनर। ये सारे न्यूजीलैंड के प्लेयर तकरीबन सभी आईपीएल खेलते हैं, दे नो इंडियंस इनसाइड आउट, इंडियंस नो देम इनसाइड आउट। सिर्फ ये है कि जो
कुछ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस होती हैं, वहाँ पर क्लियर एडवांटेजेस होते हैं जब कोई इतना ज़्यादा स्पिन सेंट्रिक पिचेस बन गई हैं। लेकिन मैं जैसे कह रहा हूँ ना कि ऐसा नहीं है कि जी इंडिया फुल फेवरेट है और न्यूजीलैंड का कोई चांस नहीं है, ऐसा नहीं आप कह सकते। यस, इंडिया हैज़ अ स्लाइट एज और लेट्स से 60-40 का मुकाबला है। अच्छा, बाकी ऑन द डे कुछ भी हो सकता है। इंडिया की बैटिंग कोलैप्स कर सकती है, न्यूजीलैंड की बैटिंग कोलैप्स कर सकती है। न्यूजीलैंड के अभी तक हर प्लेयर ने 100 कर दिए हुए हैं तकरीबन, तो एक बुरा दिन भी उन सब का हो सकता है। इसी तरह दूसरी टीम का भी हो सकता है, कोई स्पिनर्स का बुरा दिन हो सकता है, किसी एक प्लेयर का मैक्सवेल टाइप दिन हो सकता है, क्योंकि वो भी बड़ी खराब पिच थी जब उसने 200 किया था। सो क्रिकेट है, इट्स अ गेम ऑफ ग्रेट अनसर्टेनिटीज और ग्रेट लेवलर भी है ये। अच्छा, जहाँ ये बात हो रही है वहाँ पे एक और चीज़ मेरे माइंड में थी। जिस तरीके से भारत की हम बात करें, उनका अंडर 16, उनका अंडर 19, अंडर 23 जो उनका स्ट्रक्चर है डोमेस्टिक का, सलमान मैं कल सुन रही थी जिस तरह विक्रांत बता रहे थे, वो इतना ख्याल रखते हैं अपने प्लेयर्स का कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू प्ले फॉर देयर कंट्री। और फिर रोहित शर्मा आते हैं प्रेसर में, उतने कॉन्फिडेंस के साथ ये कहते हैं कि देखें जी, मुझे एक डीप बैटिंग भी चाहिए थी, मुझे बॉलिंग भी चाहिए थी, हमारे पास 6 बॉलर्स हैं और बैटिंग टिल 8 है। यानी ये कौमें कहाँ से कहाँ कैसे पहुँच गई हैं? जैसे हमारा जो हादसा है वो एक अचानक नहीं ना हुआ, ये भी अचानक नहीं हुआ। ये बिल्डअप है सालों का, दहाइयों का। स्कूल क्रिकेट 3 दिन की 16 जिसका कल उन्होंने जिक्र किया, वो ट्रॉफी का नाम है विजय मर्चेंट। वो 3 डे गेम्स हैं और उसका फाइनल 4 दिन का होता है और उसमें हर टीम 6 राउंड के मैच खेलती है। 33 स्टेट टीम्स हैं उसमें और फिर प्री क्वार्टर फाइनल, फिर क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल, फिर फाइनल। जो टीम एंड तक जाती है उसके 10 मैच बनते हैं। वो एक मैच की फीस जो है वो $600 है शायद, ठीक है, 45,000 इंडियन, जो कि पाकिस्तानी 1.5 लाख बनती है। तो ये जो अंडर 16 के ऊपर उनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, या स्कूल क्रिकेट 3 दिन की है, फिर अंडर 19 तक ये मैच 3 दिन के ही रहते हैं और अंडर 19 में जाके उनकी एक मैच फीस जो है वो $1200 बनती है, ठीक है। सो जब आप इस मैग्नीट्यूड पे इन्वेस्ट करेंगे और राइट फॉर्मेट में इन्वेस्ट करेंगे तो फिर आपको कंप्लीट क्रिकेटर्स मिलते हैं। लेकिन हम चाहते ज़रूर हैं सब कुछ करना, लेकिन हम इनिशिएट नहीं करते। हमारे जो जहन में हमारे मुताबिक जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं ना वो और हैं, और हमारी रेक्टिफिकेशन हम चाहते हैं ओवरनाइट हो। हम रिजल्ट्स चाहते हैं कि ओवरनाइट हो, और हम बंदे भी वो लगाते हैं जो आके कह देते हैं ए महीने च हो जाएगा ਤੁਹਾਡਾ काम, तुहानू मैं 3 महीने च कर दूंगा, और जनाब बड़ी हद है 6 महीने लगेंगे। ये टोटल नॉनसेंस है, इट इज़ अटर नॉनसेंस। अगर आपने प्रोसेस फॉलो नहीं किया तो ऐसा ही होगा कि कभी 2 साल बाद एक आपका तुक्का लगेगा, एक टूर या एक ट्रॉफी कहीं पे आप जीत जाएंगे शेयर ब्रिलियंस की वजह से, क्योंकि टैलेंट तो पाकिस्तान में है, इसमें कोई शक नहीं। टैलेंट को चैनल कोई पाथवे हमारी नहीं करती। पाथवेज में हमारे क्वालिटी पीपल नहीं है, नहीं है, नहीं है। वही लोग हैं जो प्राइवेटली अपने तौर पे, अख्तर भट्ट साहब एमओ कॉलेज को चला रहे हैं, मामा जुना फौत हो गए, वो चलाते थे मिंटो पार्क में स्कूलों को, कॉलेजों को, क्लबों को। इसी तरह कराची में वो इसाक पटेल साहब थे और बड़े मेंटोर्स होंगे। इसी तरह केपी में वो एक लाला थे, वो मेंटोरिंग करते थे। तो हर बंदा अपने तौर पे एक जगह पे लगा हुआ है। उसने पाकिस्तान को इतने फ्रूट्स दिए, और मज़े की बात है कि राइट चैनलिंग थी, क्योंकि अख्तर भट्ट साहब के पास मैं खेला हूँ, वो हॉकी की टीम में पाकिस्तान को कोई 50 से ज़्यादा प्लेयर दे चुके हैं, क्रिकेट में भी दे चुके हैं, और वो खुद दोनों नहीं खेले। तो उनके पास एक डिसिप्लिन था और मेरिट पे काम करते थे, यही उनकी स्किल है, मेरिट एंड डिसिप्लिन। इसके अलावा ही वाज नेवर अ स्पोर्ट्समैन। तो खुदा का वास्ता है, क्वालिटी पीपल आर रिक्वायर्ड, जिनका विजन हो, जिनको इंप्लीमेंट करना आता है और जो वक्त देने के तैयार हों। वो बंदे नहीं कि जो काम मिलता है वो कर लेते हैं, जहां उन्हें जगह मिलती है उधर घुस जाते हैं, ना वो दाएं के हैं ना वो बाएं के हैं। और अगर इसी तरह हमने चलना है और लोगों को लगाना है और इसी तरह हमने एक्सपेक्ट करना है कि ये इस तरह हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, तो आप और मैं, हम किसी बहुत बड़ी गलतफहमी में। बिल्कुल, और यही काफी अरसे से बात हो रही है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब। पीसीबी को इस बारे में सोचना चाहिए। डिस्कशन हमारी जारी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। बिल्कुल ठीक है, वेलकम बैक। और मुझे लगा सारा ने ब्रेक ले लिया और सारा भी सोच रही हैं कि ये फाइनल जो है वो बहुत मजे का आने वाला है, क्योंकि सारा हमेशा टीम इंडिया को सपोर्ट करती है, तो मैं हमेशा इनको बीच में इंटरप्ट करता हूं। तो मैंने उसी तरह अभी भी कहा कि शायद आप इंडिया का बात करने वाले, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टार्ट में बात कर लेते हैं, चूंकि ब्रेक से पहले हम भी बात कर रहे थे। सलमान भी, ये जो फील्डिंग है, कैच एफिशिएंसी, अगर स्टैट्स की बात की जाए तो 96% कैच एफिशिएंसी परसेंटेज है न्यूजीलैंड की।
इंडिया की कंपैरेटिवली बहुत उससे कम है। पाकिस्तान तो किसी खाते में नहीं आता ना। अगेन सलमान भी मैं लिख के देता हूँ, बात करेंगे कि फिटनेस ग्लेन फिलिप्स की एग्जांपल दिया करते हैं। वैसे तो पूरी न्यूजीलैंड की टीम जो है वो 101% फिट दिखाई देती है। तो फील्डिंग कितना मैटर करती है सलमान इस फाइनल मैच में, प्रेशर गेम में? देखिए फील्डिंग मैटर करती है। अगर आप कोई एक दो ब्रिलियंट रन आउट कर दें, कोई एक आध दो कैचेस कर दें, बड़े प्लेयर्स आपके जो हैं वो अनएक्सपेक्टेडली आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्डिंग की वजह से आउट हो जाएं तो बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। एक पार्टनरशिप ब्रेक हो जाती है एक अच्छे रन आउट से, तो वहाँ से टीम का मोमेंटम टूट जाता है, मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो अच्छी फील्डिंग जो है आपके बॉलर्स को बैकअप करती है कि उसने अगर गेंद अच्छा नहीं किया, उसको शॉट लगी है, और अगर आपका फील्डर उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से रोक लेता है तो वो रन्स कट ऑफ होते हैं, बैटिंग पे प्रेशर बिल्ट होता है, एंगल्स कट करते हैं न्यूजीलैंड के फील्डर्स आसानी से, वो स्ट्राइक रोटेशन भी नहीं करने देते अगर उनके 1-1.5 मीटर गेंद उनकी रेंज में हो तो। और देखिए इससे बहुत फ़र्क पड़ता है मेंटली भी, और आप चैलेंज करते हैं दूसरों को, रिस्क लेने पे मजबूर करते हैं जब आपका इनर रिंग टाइट होता है। हाफ चांसेस ग्रैब करते हैं तो आपके बॉलर्स को बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि यार ये मेरे फील्डर्स किसी भी हवा में गई चीज़ का चांस मोस्ट लाइकली है कि वो पकड़ी जाएगी। तो इससे ओवरऑल टीम में बहुत सारा एक पॉजिटिव वाइब पैदा होती है, और हमने इसके रिजल्ट्स देखे भी हैं। और जिस तरह ग्लेन फिलिप्स ने रिजवान का कैच किया था, जिस तरह उसने कोहली का कैच किया था, तो ये दोनों टॉप प्लेयर्स थे ना। ये अगर उस इनिंग में लंबा रहते तो मैच के रिजल्ट जो हैं वो डिफरेंट हो सकते थे, इन अ वे के इनका इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकता था मैच पे। सो आई गेस के इससे फ़ायदे तो बहुत हैं, और एथलीट्स वो बहुत अच्छे हैं। इसकी वजह यही है कि वो इतने सुपर फिट हैं कि जिस तरह की वो कैचिंग करते हैं, जिस तरह गिर के उठते हैं, हमने अब बाकी स्पेशली एशियन टीम्स में तो ऐसा नहीं देखते हम। अच्छा, आप मुझसे चूंकि पूछ रहे थे टीम भारत का, सो विराट द रन मशीन, दैट इज व्हाट आई एक्चुअली वांट टू सी अगेन, के एक और उनका नॉक हो। लेकिन जहां हम ये बात कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी सी ऑफ बात है लेकिन करना जरूरी है। थोड़ी सी बात करते हैं ना मोइन अली के ऊपर। जनाब वो ये कहते हैं कि देखें ये जो ओडीआई फॉर्मेट है ना, ये बिल्कुल ना डाइड आउट हो चुका है सवाए वर्ल्ड कप के और चैंपियंस ट्रॉफी के। इट हैज बिकम द वर्स्ट फॉर्मेट टू प्ले, एंड आई थिंक देयर आर मेनी रीजंस फॉर दैट। मोइन अली खेल रहे हैं ओडीआई या छोड़ चुके हैं? उनके अपना एक छोड़ चुके हैं प्लेटफॉर्म है ना, कह तो सकते हैं कुछ भी। तो क्या कहते हैं सलमान, ये कह रहे हैं वर्स्ट फॉर्मेट है जी, फॉर्मेट कोई वर्स्ट कह दिया इन्होंने। देखिए इंग्लैंड के जो हालत है वनडे क्रिकेट में, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वो बास बॉल खेलेंगे तो फिर तो ये उनके लिए वर्स्ट फॉर्मेट ही है ना, क्योंकि ये ऐसे नहीं खेला जाता जैसे वो खेलने लगे हैं इसको। तो ठीक है, उनकी फीलिंग जायज़ है। अब एक बच्चा होता है तो जब स्कूल जाता है, अगर उसे केमिस्ट्री पढ़ने का मज़ा नहीं आता तो वो फॉर्मूले सुन के बड़ा एलियन फील करता है। उसको कि किस मुसीबत में फंस गया हूँ। किसी को उर्दू की तशरीह समझ नहीं आती, शेर व शायरी, तो वो भी यही समझता है मैं किधर फंस गया हूँ। तो जिस काम में आपका इंटरेस्ट ना हो, जो आप जिसको जिस तरह करना चाहिए वो ना करना चाह रहे हो, तो फिर आपको अच्छा नहीं लगता। और हमने इंग्लैंड की करंट टीम की स्ट्रगल्स देखी हैं, और आई थिंक उनके बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो ओडीआई से रिटायरमेंट ले लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लीग क्रिकेट। T20 में पैसा है, आसानी है, इंजरी का चांस कम है, लोड कम है, ठीक है, तो दिस इज़ वेयर देयर फ्यूचर इज़ हेडेड। तो उनको वनडे में मज़ा नहीं आता। हालांकि ये जो फॉर्मेट है उनसे पूछिए जो खेल रहे हैं, जो इसके लिए कम्पीट कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, आप उनके प्लेयरों से कभी इस तरह की बातें नहीं सुनेंगे। ये सिर्फ इंग्लैंड है कि जब मज़ा ना आए तो वो चीज़ जो है ना वो अच्छी नहीं है। और माशाल्लाह क्रिकेट इजाद इसी मुल्क की है, और लेकिन ये इन्होंने 2019 कर दिया पहला टाइटल जीतते जीतते, ठीक है, ये 1800 से खेल रहे हैं। सो ठीक है, उनका ओपिनियन है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ही वाज अ वंडरफुल क्रिकेटर। उसने एक चीज़ का उसको नहीं मजा आया तो वो क्या कहे। इतना लंबा जो एक गैप है, बेसबॉल जो स्ट्रेटेजी है, जो ये सारा, वो तो अब आया ना, वो 5-6 साल पहले ले लें। इससे पहले इंग्लैंड के साथ क्या चल रहा था, तब भी क्यों किसी भी टूर्नामेंट को जीतने में ये कामयाब नहीं हो पाते? आई थिंक ये किसी भी प्लेयर का जो नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है ना, ये उसको मार ही देते हैं। अच्छा, स्पेशली टेक्निकल साइड को अगर हम देखें तो ये सारे आर्टिफिशियली डेवलप्ड लगते हैं। इट इज एज इफ दे आर ओवर कोच्ड, एवरीथिंग हैज टू मच डिटेल इनटू इट। ये नेचुरल फ्लो को मेंटेन ही नहीं रहा। आपने कभी देखा है इंग्लैंड में कोई मलिंगे जैसा एक्शन? नहीं। कोई आपको शोएब अख्तर टाइप एक्शन मिला हो, कोई बुमराह टाइप कोई आ गया हो, कोई बैट्समैन आपको ऐसा नजर आया जैसे चंद्र पॉल खेलते हैं, जैसे दूसरे लोग खेलते थे, जैसे फवाद आलम खेलते थे, या इवन पाकिस्तानी प्लेयर्स को ये कहते हैं ना कि बड़ा फ्लेयर है इनमें, ठीक है। आप देखें इंडियन प्लेयर्स, एशियन प्लेयर्स रिस्टी फ्लिक्स मारते हैं, ठीक है, तो इंग्लैंड का प्लेयर हमेशा टिपिकल हाई एल्बो, ये ना स्टिफ नज़र आता है, पूरे बल्ले से खेलने वाला, एक सर्टन उसकी ना कह लें कि एक उसकी
इंट्रोडक्शन एक सर्टन सा होता है, उसको देखें तो आपको लगता है सारे बैट्समैन भी तकरीबन सिमिलर हैं, सारे बॉलरों के एक्शन पे खबे सजे हाथ का फ़र्क होता है, बाकी चीज़ें एक सांचे से लगता है निकली हुई हैं. सो आई थिंक व्हेन यू गो टू दैट एक्सटेंट ऑफ फीडिंग थिंग्स ऑन पीपल और उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट आप ख़त्म कर दें तो एक तो आप प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, दूसरा आप फिर यूनिकनेस नहीं रहती आप में. और इंग्लैंड में भी आपको हिटर्स में, क्योंकि अब इन्होंने एक हिटिंग भी एक इंस्टिंक्ट का हिस्सा ना, एग्रेसिव होना. अगर आप किसी छोटे बल्ले को बच्चे को बैट दें, उसके आगे गेंद रखें तो जोर से मिड विकेट की तरफ घुमाता है, वो ब्लॉक नहीं करता टांग निकाल के. तो वो नेचुरल इंस्टिंक्ट की तरफ ये जब आए, इन्होंने लोगों को एंटरटेन किया, लोगों को इंग्लिश क्रिकेट का मजा आया पिछले 8-7 साल में. लेकिन देन फिर ये उसको भी ओवरबोर्ड ले गए. इन्होंने कहा कि नहीं 50 ओवर में एक बॉल पे एक नहीं, दो चौके मारो एक बॉल पे. जब ये वो इंतहा क्रॉस करते हैं तो वहां पर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. दिस इज व्हाट हैज हैपेंड टू देम. और ये किसी यूनिकनेस को नहीं छोड़ते, ओवर कोच्ड हैं, ओवर थिंकर्स हैं बहुत सारे प्लेयर्स इनके, ठीक है. एंड टू मच डिटेल, आई थिंक उससे बंदे का सुकून भी चला जाता है. अच्छा, ये हमेशा से ओवर थिंकर थे क्योंकि देवर जायंट साइड. अगर देखी जाए एलिस्टर कुक की बात की जाए, एंड्रयू स्ट्राउस की बात की जाए, पॉल कॉलिंगवुड की बात की जाए, ये एक स्टेबल बैटर हुआ करते थे, एग्जांपल्स दी जाती थी और इनसे लोग क्रिकेट सीखते थे. तो इनको भी आप वही कहेंगे कि आर्टिफिशियल मेड सारी चीजें थी, इनकी भी वही सारा था. देखिए इनको जो आउटस्टैंडिंग कुछ क्रिकेटर्स मिले हैं ना, ये इनके नहीं थे. अच्छा, केविन पीटरसन साउथ अफ्रीकन थे, एंड्रयू स्ट्राउस साउथ अफ्रीकन थे, जो इनके मैट प्रायर विकेट कीपर थे वो ऑस्ट्रेलियन थे, इयन मॉर्गन आयरिश थे, ठीक है. ये अपने तो इनके बड़े कम थे बेसिकली. तो ये मतलब एक सॉर्ट ऑफ कॉमनवेल्थ की टीम है. ऑस्ट्रेलियंस इनकी तरफ से आके खेल रहे हैं, आयरिश खेल रहे हैं, स्कॉटिश खेल रहे हैं, ठीक है. ये जो पाकिस्तानी निजात कितनी है, आदिल रशीद में आपको, मोइन अली में नजर आती है, इस तरह मोंटी पाने सर आपको इंडियन ओरिजिन से नजर आते हैं. सो इनकी जो अपनी शेयर ब्रिटिश ब्रिलियंस है वो आपको एंटायरिटी में नजर नहीं आती, उसमें और लोगों का बहुत सारा हिस्सा है. डिफरेंट इंग्लिश नहीं है जी, बेन स्टोक्स भी इंग्लिश नहीं है, बेन स्टोक्स न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है. तो ये बहुत सारे प्लेयर्स इनके जो हैं वो दूसरे ओरिजिन से हैं. और ये लग्जरी मेरा तो नहीं ख्याल कि किसी और मुल्क को ऐसी हासिल है. जोफ्रा आर्चर वेस्ट इंडीज की तरफ से अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेले हुए हैं. सो आई थिंक ये छोड़ दें इनको, इनकी हालत में बाज नहीं आना. अच्छा चले सलमान भी, इसे जाते जाते हम ये भी जरा पूछ लेते हैं ना, आईसीसी इवेंट की चूंकि बात हो रही है तो 37 में थे 31 जो है ना वो इंडिया जीता हुआ है आईसीसी. और बतौर कप्तान रोहित ने 23 में से 22 मैचेस जीते हैं. अगेन वही आप वाली बात के जो बेसिक्स से लेके चल रहे हैं. तो ये सिस्टम की कामयाबी कहेंगे आप, या फिर जो कप्तान है उसने खिलाड़ियों को साथ लेके चला है तो रोहित शर्मा को इतनी. देखिए वो कप्तान भी तो उसी सिस्टम की आउटकम है ना. वो लीडरशिप डेवलपमेंट अलाउ करता है सिस्टम. अगर आप वहां पर देखें तो जब कप्तान उनका आता है माइक के ऊपर तो उसका अपने आप को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है उसमें बड़ा फ्रीडम नजर आता है, उसमें बड़ी अथॉरिटी नजर आती है. और वो कभी आके नहीं कहता कि मुझे फलां कोच ने कहा था आज ऐसा खेलना, मुझे मेरी मैनेजमेंट ने मेरा बड़ा साथ दिया. कभी आपने उनके मुंह से ऐसी बातें सुनी है? हमारे यहाँ वो पहले केयरफुल होता है बंदा, जो माइक पे जाता है ना उसे पता होता है मैं पाइन दी तारीफ करनी है जरा कोच ने, मैं पाइन बैटिंग कोच दी तारीफ करनी है, मैं जहाँ से आया हूँ मैंने वो करनी, मैंने सिलेक्टर्स की. हम इन चीज़ों से ही नहीं निकल रहे. और हमारे ये जो लोग हैं ये एक्सपेक्ट करते हैं. और कुछ इंस्टेंसेस में तो मैंने ये देखा भी है कि वो बच्चों को कहा है कि आए जाके तू गल करनी है, प्लीज लीव देम अलोन, लेट द इनर लीडर कम आउट. इसी वजह से ना हमें लीडरशिप मिलती है ना कप्तान मिलते हैं, क्योंकि हम इंस्टिंक्ट्स को मार ही देते हैं. हमारी कोशिश ये होती है कि दाएं देखे तो पूछ के देखे, बाएं देखे तो पूछ के देखे, क्योंकि अगर मैं बोलता और मनवाता बात नजर नहीं आऊंगा तो मैं कौन हूँ, ठीक है ना. हम अभी इन्हीं चीजों से नहीं निकल रहे. अच्छा, जहाँ ये बात हो रही है वहाँ पे वो कल आपने सुना ही होगा वो जो प्रेसर था मोहम्मद हारिस. यही मैं बात करने लगा था. पाइंदी तारीफ से मुझे याद है कि आकिब ये जरा मोहम्मद हारिस ने जो प्रेसर दिया है उसमें भी उसने पाइंदी तारीफ की है. उसने भी आते बाबर भाई और रिजवान भाई की बात की और ये सारा ये क्या मामला था, जरा ये भी डिटेल में बताएं. देखिए इनका कल कैंप स्टार्ट था पहला न्यूजीलैंड के टूर के लिए T20 स्क्वाड के लिए. तो अभी जिसना सलमान भाई ने बात की है मैं आपको कल का वाकया बता देता हूँ कि हारिस को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लाया जा रहा था तो मीडिया मैनेजर उनके साथ थे और साफ पता चल रहा था कि वो उनको बता रहे हैं कि आपने क्या बोलना और क्या नहीं बोलना. लिटरली जिस तरह वो जवाब दे रहे थे सवालों के, इस तरह लग रहा था कि वो बच्चा रट्टा लगाता है ना, रट्टा लगा के पेपर देता है, तो वो रट्टा लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. ठीक है, उनसे जब बात हुई बाबर आजम की, रिजवान की, ऑब्वियसली सवाल इस तरह के सवाल तो उनसे होने थे. लेकिन जो उनका माइंडसेट था वो ये था कि मुझे जितना भी सलमान भी ने कहा
बिल्कुल वही बात कि मैनेजमेंट ने मुझे ये कहा है कि आपने एग्रेसिव खेलना है, मैनेजमेंट ने मुझे ये कहा है कि आपने ऐसे खेलना है, मैनेजमेंट ने मुझे कहा आपने इस नंबर पे खेलना है। मतलब आपका अपना कोई माइंड नहीं है कि आपने कैसे खेलना है। आपने अगर आपका माइंड है छक्का मारने का, आपके दिल में अचानक से आ जाएगा मैनेजमेंट ने तो मुझे कहा था इस बॉल को रोकना है, चलो मैं इसको रोक लेता हूँ। तो ये बिल्कुल ठीक बात है सलमान भाई ने। एक और मैं मिसाल देता हूँ, अभी अंडर 13 का लड़का हमारा सुहेल अदनान जीत के आया था स्क्वाश का ब्रिटिश में। वहां पर जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसके बाद वालिदैन ने स्पेशल हमारे पास आया, कहा कि हमें जो फेडरेशन है उन्होंने हमें इस तरह बोलने का कहा था, इसलिए हम कुछ बोले नहीं। तो ये एक सेटअप, ये माइंडसेट है हमारा, ये हमारा सिस्टम का कोलैप्स है कि प्लेयर्स भी खुद ग्रूम नहीं करना चाहता। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसीबी की उठा के देख लें, उस दिन सलमान अली आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए तो साफ पता चल रहा था कि वो वही बात कहना चाहते हैं जो आकिब जवेद चाहते हैं, या आकिब जवेद ने उनको जो पीसीबी की सीढ़ियां चढ़ते हुए बताया होगा कि तेरे को भी सवाल हुए तो यहो जो जवाब देना। तो बिल्कुल उन्होंने वैसा जवाब दिया। तो अभी रोहित शर्मा की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ले, एक प्रोफेशनल किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। आप दूसरे कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ले, मिचेल सेटनर की, जॉस बटलर की, बड़ी एक प्रोफेशनल किस्म की होती है और उनके माइंड में दिल में जो होता है वो बात करते हैं। और इस चीज का आपको कल की जो डायरेक्टर क्रिकेट है इंग्लैंड क्रिकेट टीम के, इंग्लैंड बोर्ड के, उन्होंने इस चीज का ऐलान किया है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में फजूल बोलते हैं। इसका मतलब उनको इतना फ्रीडम है। सही है, ठीक है, ठीक है जी। अगले चंक में आकिब से बिल्कुल सारी बातें हारिस ने और बहुत सारी बातें कही थी, पूछेंगे हम सलमान से, लेकिन अभी हम जनाब एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। कीप वॉचिंग जीत की जंग।